वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच की एक और धमाकेदार क्लास वेव एंड साउंड। एक बड़ा टॉपिक, बड़ा चैप्टर जिस पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको रेगुलर 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। आप सोचो कि इस टॉपिक को मैं 2 घंटे में या 2 क्लास में फिनिश कर दूं, वो ना आपके लिए पॉसिबल है और ना मेरे लिए, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ इसी लेवल का है। और जिन बच्चों ने रेगुलर ये जिद करके रखी है कि वेव और साउंड को हम ग्रेविटेशन की तरह, हम वर्क एनर्जी पावर की तरह, हम काइनेमेटिक्स की तरह, लॉ ऑफ मोशन की तरह, एसएचएम की तरह तैयार करने वाले हैं, तो बेटा आपकी रेगुलरिटी, आपका रूटीन, आपका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे लेक्चर नंबर आपका 56 रहेगा सिलेक्शन बेच का, जिसमें हम कॉन्सेप्ट आपको करवा रहे हैं। और अगर वेव एंड साउंड की बात करें तो ये क्लास नंबर 7 होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है इसमें डिटेल से डिस्कस करने के लिए। कोई भी चीज डायरेक्ट बताएंगे आपको समझ नहीं आएगी, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करना पड़ेगा। तो हाउस द जोश, रिप्लाई ऑन लाइक बटन। क्लास में आ चुके हैं आप तो एक बार जय हिंद कमेंट सेशन में जरूर से लिख दे। क्लास को शेयर नहीं किया है, कंजूसी हो रही है आपकी तरफ से, तो क्लास को शेयर कर दें, फिर फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका पीछे का कोई भी पार्ट 1, 2, 3, 4 अगर मिस किया है तो आपको प्लेलिस्ट में अपडेट मिल जाएगा, वहां से जाके कोई भी क्लास आप देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका मिलेगा वेव एंड साउंड पार्ट 2 सिलेक्शन बेच बाय आरएस सर, वेव एंड साउंड पार्ट 4 सिलेक्शन बेच बाय आरएस सर, ये डाल के आप सर्च कर सकते हैं। और एक बड़ी बात बता दूं, शाम को आज हमारा मैराथन क्लास पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें फिजिक्स फुल रिवीजन पार्ट 2 करवाएंगे। पार्ट 1 अगर आपने मिस किया है, अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे पार्ट 1 कंप्लीट मैंने करवा दिया है, उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दिया है। जिन बच्चों ने पीडीएफ ज्वाइन नहीं कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ ज्वाइन कर लो। आज जो क्लास होगी उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। बस एक काम आपको करना है, क्लास में 1500 बच्चे लाइव आपको रखने हैं और वो आप करेंगे, पीडीएफ आपको मिलेगा। इतना टाइम मैं आपका बचा दूंगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और फुल सिलेबस को ब्रीफ में रिवीजन करने के लिए ये क्लास नंबर 1 होने वाली है, ये क्लास नंबर 1 होने वाली है। चलिए, तो वेव की अपन बात कर रहे थे, वेव की बात अपन कर रहे थे। जय हिंद बेटा, नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए वेव में कल मैंने कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए थे, बेसिक लेवल पे लास्ट में बता दिया था। एक बार थोड़ा फटाफट से मैं रिवाइज कर देता हूं, जरा देखिए। आज का सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, जिसको अपन कह सकते हैं कि जो एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं करती है, इसका इनवर्स होगा। मैं कंपैरिजन भी करके बताऊंगा। आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, नोड और एंटी नोड होगा, आपका प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव का कंपैरिजन होगा, यानी पूरा का पूरा टोटल हंगामा है आज की क्लास, बहुत ही जबरदस्त लेवल पे। तो आपको सबसे पहले स्टैंडिंग वेव को समझना है। स्टैंडिंग वेव बोले तो, स्टैंडिंग वेव बोले तो मैं इसको प्रगामी का उल्टा अप्रगामी करके बताता हूं। प्रगामी तरंग, प्रगामी तरंग यानी आपका प्रोग्रेसिव वेव, वे वेव होती है जो अपने साथ एनर्जी ट्रेवल करती है, एनर्जी जिनमें ट्रांसफर होता है, वो प्रोग्रेसिव वेव होती है। इसका कंपैरिजन भी दूंगा मैं, फुल टेबल बना के एक एक पॉइंट के साथ बात करूंगा। और इसलिए कह रहा हूं कि आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है। तो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि ये कुछ हिस्सों के बीच में काम करती है, कुछ खंड, कुछ टुकड़े उनके बीच में होती है। इसमें एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं होता है, अगर होता भी है तो टुकड़ों में होता है, छोटे छोटे हिस्सों में होता है। यहां पे देखिए स्टैंडिंग वेव आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहां पर 2 वेव है, एक ब्लू कलर का वेव है और एक आपका ग्रीन कलर का वेव है। ये दोनों तरंगे मिल रही है और मिलने के बाद में एक ब्लैक कलर का बड़ा वेव आपको नजर आ रहा होगा। ब्लैक कलर का बड़ा वेव आपको नजर आ रहा होगा, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखिए, ये ग्रीन कलर और येलो कलर की जो तरंगे हैं ये आपकी मिल रही है, और उससे साथ में ब्लैक कलर वाली वेव आपको नजर आ रही है। यहाँ पे इसका नोड बनेगा, यहाँ पे इसका एंटी नोड बनेगा। ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है और ये आपका एंटी नोड है। समझ रहे होंगे आप। अभी नोड और एंटी नोड की बात मैं करूंगा निस्पंद और प्रस्पंद की इसी क्लास में, उसका फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस सब कुछ होगा। यानी आज की क्लास सच्ची बता रहा हूं बहुत अहम होने वाली है। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग वेव का अपन कॉन्सेप्ट मैं कल डायग्राम भी एक्सप्लेन कर चुका था और इसका कॉन्सेप्ट भी। तो चलिए देखते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये देखिए। यहां पे अपन बात कर रहे हैं अप्रगामी तरंग, स्टैंडिंग वेव। नोट करना एक बार फटाफट से सारे बच्चे जोश के साथ में। हाउस द जोश,
रिप्लाई करिए, क्लास पे फोकस करिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। जब समान आयाम, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी, सॉरी सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ वाली दो तरंगे, दो प्रोग्रेसिव वेव, सेम एम्पलीट्यूड, सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम आपका वेवलेंथ वाली दो प्रोग्रेसिव वेव, प्रगामी तरंगे, जिनके साथ में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रेवल करता है, चाहे वो आपका दोनों की दोनों लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है या दोनों की दोनों ट्रांसवर्स हो सकती है। यानी लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है दोनों वेव या दोनों ट्रांसवर्स हो सकती है, लेकिन दो तरंगे सेम आपका वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड और सेम एम्पलीट्यूड, समान चाल से, सेम स्पीड के साथ में, समान चाल के साथ में, समान दिशा में चलती हुई विपरीत दिशा में अगर अध्यारोपित होती है, सुपरपोजिशन उनका देखने को मिलता है, तो एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जिसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। तो पहला सवाल मेरे प्रत्येक बच्चे के दिमाग में जो बन रहा है, एग्जाम में बनेगा, वो देखिए, स्टैंडिंग वेव बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? प्रोग्रेसिव वेव कितनी? दो। क्या क्या प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है? सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, सेम आपका वेवलेंथ है और समान वेग से चलती हुई, सेम वेलोसिटी के साथ में चलती हुई जब आके विपरीत दिशा में दो तरंगे मिलती है तो वहां पे आपका स्टैंडिंग वेव बनती है, अप्रगामी तरंग बनती है। प्रत्येक सोल्जर इस पॉइंट के लिए एग्री करेगा, प्रत्येक सोल्जर इस पॉइंट के लिए एग्री करेगा कि मैंने स्टैंडिंग वेव को कैसे एक्सप्लेन किया है, वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। पहला पॉइंट इसका जो मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद में मैंने क्या बताया, एक पॉइंट नोट करिए, एक पॉइंट नोट करिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई प्रोग्रेसिव वेव, अगर कोई प्रगामी तरंग, अगर कोई प्रोग्रेसिव वेव किसी दृढ़ सिरे से या मुक्त सिरे से, यानी रिजिड एंड या फ्री एंड से, अभी बता रखा मैंने रिजिड एंड और फ्री एंड का कॉन्सेप्ट पीछे वाली क्लासों में, कि रिजिड कब होगा? जब रस्सी को आपने सामने वाले खंबे से बांध दिया परमानेंट, झटका लगाएंगे इधर से तो वह रस्सी ऊपर नीचे उस पोल पे नहीं होगी। दूसरा, अगर फ्री एंड की बात करूंगा तो उस पोल पे रस्सी को ऐसे बांध रखा है, ऐसे गोला बना के बांध रखा है, तो जब आप रस्सी पे झटका लगाओगे तो ये गोला ऊपर नीचे हो जाएगा। ये आपका फ्री एंड है, ये आपका क्या बेटा? फ्री एंड। तो चाहे आपका रिजिड एंड हो या फ्री एंड हो, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर टकरा कर वापस लौटती है तो वहां पे स्टैंडिंग वेव का वहां पे बनेगी, निर्माण होगा। तो दूसरी डेफिनेशन स्टैंडिंग वेव बनने का दूसरा रीजन, अगर कोई प्रोग्रेसिव वेव चाहे फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होके आए, चाहे रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होके आती है, तो वहां पे फिर से बता रहा हूं स्टैंडिंग वेव बनेगा, अप्रगामी तरंग बनेगा, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये दूसरा तरीका, डेफिनेशन दूसरा। मेरे प्रत्येक बच्चे के दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए, ठीक है? प्रत्येक बच्चे के दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं, ठीक है बेटा? ये पॉइंट बहुत अहम मैंने बताया है। आगे देखो, कुछ खास नहीं है, आपको सब पता है। दो वेव के इक्वेशन में लिख रहा हूं। एक वेव का इक्वेशन है जो इंसिडेंट वेव है, y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी वेव ये इंसिडेंट वेव थी, y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और टकरा के एक रिफ्लेक्टेड वेव आपके सामने आ रही है जो परावर्ती तरंग है, रिफ्लेक्टेड वेव है। ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स है। एक बार इसका निचोड़ निकाल दो इस फॉर्मूले का, y1 और y2 को लेकर। मैं एक बार आपको इसको ब्लैक स्क्रीन पे बता देता हूं। y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पे मैं बता देता हूं y1 बराबर a साइन ओमेगा टी और आपका माइनस का के एक्स है। ये बेटा इंसिडेंट रे है, आने वाली तरंग है, ये टकराएगी, चाहे फ्री एंड पे टकराए चाहे रिजिड एंड पे टकराए, यानी मुक्त सिरे से या दृढ़ सिरे से, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। ये आने वाली थी और टकराई यहां पे, मान लो, प्रैक्टिकली बता रहा हूं ताकि दिमाग में इमेज रहे, और वापस लौट रही है, और वापस लौटेगी तो नई वेव बनेगी y2 बराबर a साइन ओमेगा टी, और ये आपका प्लस का के एक्स। समझ रहे होंगे मैं समझाना क्या चाहता हूं? मैं समझाना चाहता हूं माइनस प्लस का खेल।
मेरा मकसद ये स्क्रीन लगाने का एक ही था कि मैं ये चीज आपको क्लियर कर पाऊं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो परावर्ती तरंग है वो, और जो इंसिडेंट रे है उसमें डिफरेंस क्या है, ओमेगा टी माइनस का के एक्स से। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अगर ये पॉजिटिव एक्स की दिशा में थी तो ये नेगेटिव एक्स की दिशा में आएगी, और इसीलिए यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस होगा। ये y1 है, ये y2 है। अगर ये दोनों तरंगे मिलती है स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए, स्टैंडिंग वेव अप्रगामी तरंग बनाने के लिए, तो इस रिजल्टेंट जो तरंग का इक्वेशन बनेगा वो इनके दोनों के टोटल के बराबर होगा। और ये चीज मैं कल वाली क्लास में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बता चुका हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये चीज क्लियर कर चुका हूं। बताइए फटाफट से, हाउस द जोश, शाबाश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। एक बच्चा कह रहा था स्पीक अप एसएससी सीजीएल रिजल्ट, एक बच्चे का मैं मुकेश सर की क्लास में भी देख रहा था। तो आपको क्या लगता है, मैंने ये विचार कल भी किया था, मुकेश सर की भी बात मुकेश सर भी कर रहे थे कि यार बच्चे हमारी क्लासों में कमेंट कर रहे हैं, बच्चे चाहते हैं कि हम भी उनके साथ सपोर्टिंग में आए। बिल्कुल मैं भी चाह रहा हूं, मुकेश सर भी चाह रहे हैं, है ना, हमारी पूरी टीम चाहती है कि हम इस पे बात करें, डिस्कस करें। तो जब भी टाइम मिलेगा आज कल में हम भी इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं कि पड़ोस के घर में आग लगी है, कल को पड़ोसी के घर में आग लगी है तो वो आग हमारे घर में भी पहुंच सकती है। तो अगर आपको लगता है कि सही बोलना चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम भी इस पे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी भड़ास है जो हम भी निकालना चाहते हैं। ठीक है, यस, बता दीजिएगा बेटा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल बात करनी चाहिए तो हम भी बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पे। ठीक है, ये देखिए y बराबर y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बेटा ये आपका वेव पहला, ये वेव आपका दूसरा। तो y1 प्लस y2 को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, यस और नो, ओके बेटा, यस। देखो अब पॉइंट पे वापस आ जाता हूं, ये आपका इंसिडेंट रे, आपतित तरंग, आपका ये इंसिडेंट रे है, आने वाली तरंग, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों का टोटल करके मैंने आपका, ये देखो बेटा आपका टोटल मैंने जो बताया था, ये आपका a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का के एक्स, एक कॉमन ले लिया। ये मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इनको अपने को करना नहीं है, इनका कोई यूज है, अपने कोई यूज नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखा है, इनमें टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, मैथ्स के बच्चे हैं, यहाँ पे साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला चला जाएगा, 2 साइन सी प्लस थीटा बाई 2, आपका cos सी माइनस आपका सॉरी cos साइन सी प्लस 2 बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला आप यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। क्या सर ये भी हमारे काम में आएगा? भाई देखो काम तो इसका कोई नहीं है, ना इसका कोई न्यूमेरिकल बनता है। ये दो प्रोग्रेसिव वेव, ये पहली प्रोग्रेसिव वेव और ये दूसरी प्रोग्रेसिव वेव के मिलने से एक स्टैंडिंग वेव बन गया है, ये एक अप्रगामी तरंगे बन गई है। नीचे लिखा हुआ है रिजिड एंड से रिफ्लेक्टेड परावर्तन अगर होता है तो जो स्टैंडिंग वेव है अप्रगामी तरंगे उसका समीकरण ये होगा। यहां पे देखिए 2a cos kx sin ओमेगा टी, और ये फ्री एंड के लिए है और ये आपका रिजिड एंड के लिए, ये डेरिवेशन पार्ट है जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि यहाँ पे आप सोचो कि अपने लेवल पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, नहीं, अपना मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि दो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को अपन कैसे आगे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे और मुद्दे वाली बात पे बात करेंगे, इस पे फोकस करेंगे क्योंकि ये अपने बहुत काम में आने वाला है, ये अपने बहुत काम में आने वाला सर, बिल्कुल बेटा ये अपने बहुत काम में आने वाला है। हाउस द जोस के साथ में एक बार फोकस करेंगे स्क्रीन पे, मैंने एक डायग्राम आपके सामने बना के रखा हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा, दिमाग में स्कैन कर लो इस इमेज को, इस विजुअल इफेक्ट को जरा नोट करिए क्या मैंने डाला है। यहाँ पे बेटा एक पॉइंट मैंने ले रखा है, ये आपका नोड, और ये ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, ये लाइन में एक बार बनाना चाहता हूं ऐसे, ये आपका एंटी नोड है, ये आपका इधर क्या बन रहा है बेटा, ये यहाँ पे फिक्स पॉइंट है इसका, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ऐसे इधर आपका फिर से ये आपका फिक्स पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, फिर इधर से एक फिक्स पॉइंट आ जाएगा बेटा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ये आपका फिर से यहाँ पर आपको नोड दिख रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका बन रहा है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे,
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये बिंदु। अब इससे मैं पूरा का पूरा नोड और एंटी नोड खत्म कर दूंगा और इससे बनने वाले सवाल, इसका फेज डिफरेंस, वेवलेंथ वगैरह सब कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले सारे सोल्जर मेरे साथ प्रॉमिस करेंगे कि इस विजुअल इफेक्ट को डिटेल से डिस्कस कर लें, समझ लें। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेटा नोड है, इसको अपन एन से भी लिखते हैं, और ये जो उच्चतम एम्पलीट्यूड आ रहा है, ऊपर जा रहा है चाहे नीचे, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको जहां पर भी नजर आता है वो आपका एंटी नोड है, ये आपका एंटी नोड है। और जहां पे पॉइंट रेस्ट में, स्थिर में है, ये आपका नोड है, ये नोड है और ये नोड है। अब इस स्लाइड को मैं बार बार आपके दिमाग में रिवाइज करूंगा जब भी मैं इसका पॉइंट आगे डिस्कस करूंगा। तो रेडी है सारे के सारे बच्चे? सारे के सारे बच्चे रेडी है इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए? फटाफट से एक बार बताएं जल्दी से। सारे के सारे बच्चे रेडी हैं? इसका यूज करूंगा मैं 1 बाय 1 आगे आने वाले स्टेप में, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं। तो पहले नोड की बात कर रहे हैं। ये नोड यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है और यहाँ पर भी नोड आपने बना दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। निष्पन्द नोड वे बिंदु जिन पर आयाम न्यूनतम होता है। पहला डेफिनेशन, एक ऐसा बिंदु जिस पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है वह नोड है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो वो एंटी नोड है। पहला कंपैरिजन मेरे बच्चे का क्लियर हो जाना चाहिए। पहला कंपैरिजन, पहला डेफिनेशन, जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है, जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है आपका नोड है, जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो आपका एंटी नोड है। पहला कंपैरिजन बहुत अहम सवाल है। इस डेफिनेशन के बाद में इसके कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, दो लगातार आने वाला आपका नोड है, दो लगातार आने वाला आपका नोड है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो λ/2 होगा। एक बहुत अहम सवाल है, मैं बात करना चाहूंगा ये नोड और ये आपका दूसरा नोड, ये जो बीच की दूरी है इनके बीच में, ये दूरी गुरुजी λ/2 है। ये दूरी आपकी λ/2 है। चाहे आप दूसरा ये ले लीजिए, ये आप नोड और नोड ले लीजिए, ये दूरी आपकी λ/2 है, ठीक है। दो लगातार आने वाले नोड कोई से भी ले लो, लेकिन लगातार आने चाहिए। दो लगातार आने वाले नोड के बीच की दूरी λ/2 है। अगर ये सवाल एग्जाम में आया है तो आप बता सकते हैं। हाउस द जो उसका रिप्लाई कर देंगे फटाफट से। ये सवाल आपका एग्जाम में आया है, λ/2, दो लगातार, चाहे आपके नोड हो। आगे मैं अभी एंटी नोड की बात करूंगा, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट एंटी नोड में भी लगा देंगे। दो लगातार आने वाले एंटी नोड के बीच की दूरी भी λ/2 आती है। यस और नो? बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके बेटा, फर्स्ट डे, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम, शाबाश शाबाश शाबाश, हाय सर, वेरी गुड बेटा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दो लगातार आने वाले जो आपके नोड है उनके बीच की दूरी λ/2 है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, निष्पन्द जो आपके नोड है वो लगातार रेस्ट में रहते हैं, विराम में रहते हैं। ये चीज आपको नोट करनी है, और ये चीज आप डायग्राम से भी कर सकते हैं। जो भी नोड है क्या वो मोशन कर रहे हैं, उसके पार्टिकल दिमाग में मैंने बोला था कि ये डायग्राम छप जाएगा, तो इससे जो भी सवाल मैं बना के पूछूंगा वो आप इस डायग्राम से निकाल लेंगे। कैसे? मैंने कहा कि दो लगातार आने वाले नोड के बीच की दूरी λ/2 है, तुरंत इमेज डायग्राम आपके दिमाग में आ गया। फिर मैंने बोला दूसरे पॉइंट में कि नोड जहां पर भी बनेगा उस पे पार्टिकल रेस्ट में रहेंगे, विराम में रहेंगे। ये रेस्ट में विराम में है कि नहीं है, जरा गौर फरमाइएगा। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर है, नोड पे, निष्पन्द पे ऑल पार्टिकल रेस्ट में होंगे। नोड आर एट परमानेंट रेस्ट, यानी विराम में रहेगा, आराम से रहेगा, बैठ जाएगा मस्त होके। तीसरा पॉइंट बहुत अहम है बेटा, यहां से बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनने वाले हैं। प्रेशर और डेंसिटी, प्रेशर और डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप मुझे ये बात बताइए। अगर मैं इस बिंदु की बात करूंगा, अगर यहाँ पे सारे पार्टिकल एक बिंदु पे फोकस है, एक बिंदु पे रुके हुए हैं, तो आप मुझे ये बताइए जिस बिंदु पे रुके हुए हैं, एक बिंदु पे इकट्ठा हो रखे हैं, वहां पे प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा और वहां पे डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगा। तो फिर आपका तुरंत एक नया सवाल बन जाएगा, इसका मतलब सर एंटी नोड पे क्या होगा? क्योंकि एंटी नोड पे तो एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। यहाँ पे ये तो एम्पलीट्यूड पे तो आपका जो एंटी नोड है उस पे तो सबसे ज्यादा है,
बिल्कुल, वहां पे डेंसिटी भी मिनिमम होगा, वहां पे प्रेशर भी मिनिमम होगा। ये कंपैरिजन कर लिया मेरे भाई, तो मैं सच्ची बता रहा हूं, आपका साउंड में नोड और एंटी नोड क्लियर हो गया। आगे मैं ऑर्गन पाइप पढ़ाऊंगा तो भाई ऑर्गन पाइप की बैंड बजा दोगे, क्योंकि उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए और वो एक एक पॉइंट समझ लेना। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि और टॉपिक होते हैं जिनको अपन स्पीडली कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। तो तीसरा पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों का? तीसरा पॉइंट क्लियर है बेटा, नोड जो आपका है उस पर प्रेशर भी हाई होगा, उस पर डेंसिटी भी हाई होगा, उच्च होगा। प्रत्येक बच्चे के चीज ये दिमाग में आ जानी चाहिए जिस पे मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ता हूं। इसका पॉइंट नंबर आपका 6 है, प्रस्पंद। प्रस्पंद बोले तो एंटी नोड। अब आएगा मजा। चलो कंपैरिजन स्टार्ट। दिमाग में इमेज आएगा, नोड जहां पे पार्टिकल रेस्ट में थे, मिनिमम एम्पलीट्यूड। एंटी नोड जहां पे पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जा रहे थे, अधिकतम आयाम ले रहे थे। पहला कंपैरिजन, डेफिनेशन, फिनिश। कंपैरिजन के साथ में रट्टा मत मारना बेटा। एंटी नोड वे बिंदु जिन पर आयाम अधिकतम होता है, वे बिंदु जिन पर आयाम अधिकतम होता है प्रस्पंद कहलाते हैं, यानी एंटी नोड कहलाते हैं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंटी नोड। पहला कंपैरिजन कॉपी पेस्ट के साथ में। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि दो लगातार आने वाले नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो लगातार आने वाले एंटी नोड, दो लगातार आने वाले एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी है? λ/2। सर ये तो आपने अभी हमें बताया था, यानी ये आपका एंटी नोड है यहाँ पे और ये आपका दूसरा एंटी नोड है, तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी? λ/2 होगी। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये आपका λ/2। अब एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। बेटा आपने डायग्राम बनाया, आपने नोड और एक नोड के बीच की दूरी आपने λ/2 बताया, आपने नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 बताया, लेकिन मेरा अगला सवाल सुनने के लिए तैयार रहिएगा। बेटा ये आपका नोड है इधर, और इधर बीच में आपका एंटी नोड बन रहा है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? ये कौन बच्चा मुझे बताएगा? मुझे कमेंट चाहिए, आग चाहिए कमेंट में, प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एज इट इज ऑप्शन मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन में, कोई बुक उठा लेना। नोड के बीच में कंपैरिजन λ/2, एंटी नोड के बीच में कंपैरिजन λ/2, बट एक नोड और उससे अगला एंटी नोड हो तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? फटाफट मुझे आंसर चाहिए, प्रत्येक बच्चे का आंसर चाहिए विद इन नैनो सेकेंड। और लाइक्स बटन पे अगर कंजूसी मुझे नजर आ रही है, सच्ची में ना आपने मतलब कंजूसी करके रखिए। कंजूसी हो रही है सर, शेयरिंग में कंजूसी हो रही है। जोश बेटा वेव एंड साउंड है, गुलाम बढ़ा दूंगा आपका। शर्त यह है थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे खाओ, गरम खा जाओगे मुंह जल जाएगा, जीभ जल जाएगी, समझ रहे हो? आराम से रिलैक्स होके तब चीज क्लियर होगी। बेटा ये सवाल क्लियर है। एक नोड, मैं फिर बता रहा हूं, नोड और नोड के बीच में दूरी λ/2, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में दूरी λ/2, लेकिन एक नोड और दूसरा अगर एंटी नोड हो तो इनके बीच की दूरी λ/4 होगी। ये बहुत अहम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला पॉइंट आपका इसका एंटी नोड का सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? सभी बच्चों का क्लियर है यहां से? हाउस द जोस λ/4। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ रहा है। ये वो सवाल डायरेक्ट दिल में उतरने वाले सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो आगे बात करता हूं, यहां तो पूरी कहानी खत्म कर दूंगा मैं, टेंशन ना लो। दूसरा पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? एंटी नोड। मैं बता चुका हूं आपको, अभी कंपैरिजन करके बताया। ये कंपैरिजन करके मैंने क्या कहा कि जहां पे एंटी नोड है वहां पे प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही हाई है, लेकिन जहां पे एंटी नोड बनेगा वहां पे प्रेशर और आपका डेंसिटी दोनों ही लो होंगे, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो वहां पे दाब भी कम हो जाएगा और घनत्व भी कम हो जाएगा। अब बताइए आप मुझे, ये कंपैरिजन जो मैंने यहाँ पे दिया है, एंटी नोड से कंपेयर करो, अपने आप इमेज दिमाग में छप जाएगा, आंसर तुरंत मिल जाएगा। क्या? एयर प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही कम होंगे,
क्योंकि ध्यान दीजिए जहां पे एंटी नोड है वहां पे आयाम मैक्सिमम है, जहां पे आयाम मैक्सिमम है वहां पे प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही लो है। लेकिन अगर बात करोगे नोड की तो प्रेशर और ये आपका डेंसिटी दोनों क्या होंगे, हाई होंगे, ज्यादा होंगे। एक बहुत अहम सवाल यहां पर दिया गया है, ठीक है। यस, तीसरा पॉइंट बेटा, ये सवाल याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे साथ साथ में? अगर साथ साथ में हो रहे हैं तो मेरे प्रत्येक बच्चे का यहाँ पे जोश दिख जाएगा। याद साथ साथ में हो रहे हैं, क्लास के साथ साथ। मैं इतना जोर आपको याद करने पे बाकी टॉपिक्स में नहीं देता हूं, क्योंकि आप ऑटोमेटिक उसको समझ में आ रहा होता है, आप याद कर रहे होते हैं। इसी चैप्टर में क्यों दे रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वेव एंड साउंड को अपना गुलाम बनाना इतना आसान काम नहीं है, समझ रहे हो, है ना। इंडिया पाकिस्तान को फोड़ देगा, श्रीलंका को फोड़ देगा, लेकिन जब बात आएगी ऑस्ट्रेलिया की, बात आएगी बड़ी टीम की, तो वहां पे फिर क्या होगा, सोच समझ के हराना इतना आसान नहीं है। वहां पे पूरा का पूरा माइंड गेम चलेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे चौथा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट देखिए, एक एंटीनोड, एक निस्पंद और उसका नजदीकी एंटीनोड, यानी नोड और एंटीनोड, निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी, गांठ बांध लो। ये चीज मैं आपको अभी बहुत पहले ही क्लियर करवा चुका हूं। ये हमारा सवाल ऑलरेडी तैयार है, ये हमारा सवाल ऑलरेडी तैयार है। यस सर, कमेंट देख के अच्छा लगा, बहुत अच्छे। ये सवाल ऑलरेडी मेरे प्रत्येक सोल्जर का तैयार है। एक नोड और दूसरा नोड बीच की दूरी λ/2। यहां पे देखिए एक एंटी नोड और ये आपका दूसरा एंटी नोड, बीच की दूरी λ/2। लेकिन अगली चीज जो मैंने डायग्राम में बना के रखी है, ये आपका एंटी नोड और ये नोड, दोनों के बीच की दूरी λ/4। तीनों के तीनों सवाल एक डायग्राम में, प्रेशर डेंसिटी का एक डायग्राम में पूरा खत्म कर दूंगा, एक डायग्राम में पूरा खत्म कर दूंगा। बताइए, एक डायग्राम में पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा प्रत्येक बच्चे का क्लियर है? यहां से प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए, आगे बढ़ूं मैं फटाफट से। स्टैंड विथ एसएस स्टूडेंट, बिल्कुल बेटा शुभम, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी बात किया है, मैं भी इस पे बात करना चाहता हूं, हमारी पूरी टीम बात करना चाहती है इस मुद्दे पे। बस मैं चाह रहा था कि बच्चों को ये ना लगे कि हम डिफेंस के हैं, सर क्यों मतलब ऐसा कर रहे हैं। तो मैं भी चाह रहा था, हमारी टीम भी चाह रही थी। आज आपके कमेंट्स देखे मैंने आपसे पूछा, तो हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे जैसे ही टाइम मिलेगा, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं। अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं कुछ स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टी है, और वहां से हम राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट वाले किए जहर सवाल तैयार करने वाले। क्या ही बोलूं मैं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट आपका, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल एज इट इज बन के आएगा, क्या स्टैंडिंग वेव कैसी हो सकती है, यानी जो स्टैंडिंग वेव है वो क्या। सवाल ये, और प्रैक्टिस शायद आपने किया भी होगा अगर आपको याद है तो, प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे। यहाँ पे अप्रगामी तरंगों की बात हो रही है, स्टैंडिंग वेव की बात हो रही है। वह लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, वह ट्रांसवर्स हो सकती है। मैंने अभी अभी आपको बताया था डेफिनेशन में, स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन में, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड की वेव अगर समान वेग के साथ विपरीत दिशाओं में आके मिलती है, उनका सुपरपोजिशन होता है, तो वहां पे स्टैंडिंग वेव बनती है। परिभाषा याद आई अभी आज ही की क्लास के शुरुआत में बताई है। तो अब जो स्टैंडिंग वेव है उन प्रोग्रेसिव वेव के मिलने से बन रही है, वो स्टैंडिंग वेव आपकी ट्रांसवर्स हो सकती है, यानी अनुप्रस्थ हो सकती है। वो स्टैंडिंग वेव आपका लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है। ये कोई बाध्य नहीं है कि वो ट्रांसवर्स होगी या वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, दोनों वैलिड है, दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, यस सर, ठीक है, यस। चलो जी, उसके बाद में पहला पॉइंट क्लियर। पहली बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं स्टैंडिंग वेव के, याद है ना। पहला पॉइंट दोनों हो सकती है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, उत्पन्न विक्षोभ प्रारंभिक बिंदु और परावर्तक बिंदु के मध्य बद्ध रहता है। इसको ऐसे लिखेंगे, यानी फिक्स रहता है, बद्ध रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आपका एंड पॉइंट है उसके बीच में जो पार्टिकल है वो फिक्स रहेगा, रुका रहेगा। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। जो डिस्टर्बेंस है वो, और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड जो पॉइंट है, जहां से उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा,
उसके बीच में रुका रहेगा, जुड़ा रहेगा। लेकिन इससे कोई सवाल बनता है क्या? भाई देखो, सवाल बनता हुआ कोई नजर आता नहीं है। इस पॉइंट से अपना कॉन्सेप्ट था, अपने यहाँ पे लिखा है, सवाल ऊपर वाला बन रहा है और आपने बुक में प्रैक्टिस भी किया होगा, ये सवाल आपको डायरेक्ट मिलेगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, इससे क्या सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, किसी एक कण से दूसरे कण की ओर आगे की ओर गति नहीं होती है, ये स्टैंडिंग वेव है। फिर बता रहा हूं मैं, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है प्रगामी तरंगें, जो ऊर्जा लेके जाती है, जो ऊर्जा लेके जाती है, ये क्या है, ये स्टैंडिंग वेव है, ये अप्रगामी तरंग है। तो ये क्या कह रहा है, इसमें एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की ओर गति होती है? नहीं, ये स्टैंडिंग वेव है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की ओर मोशन नहीं होता है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है, प्रत्येक सोल्जर को ये बात समझ में आ जानी चाहिए बेटा, ठीक है? यस, बहुत बढ़िया। यस, हाउस द जोश रिप्लाई ऑन लाइक बटन विद इन नैनो सेकेंड। शाबाश, जल्दी से रिप्लाई करें, फास्ट बेटा। तीसरा पॉइंट इसका स्पेशल पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है मैं इसको बोल के बता दूंगा, फिर आप कहोगे सर हम लिखे क्या, तो उस चीजों का टाइम बच जाए, इसके लिए मैं इस पे बहुत मेहनत कर रहा हूं। ये चीजें तैयार करके आपको दे दी, तो अब आप इसको समझने में अपना फोकस होगा, लिखने में नहीं। आप समझ रहे हो? नहीं तो ये क्लास 7-8 क्लास नहीं, ये कम से कम 15 क्लासों में भी पूरी नहीं हो, 15 घंटे में भी ये टॉपिक पूरा नहीं हो, अगर पूरा डिटेल से डिस्कस करें 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप। तो ठीक है, यस, ध्यान दीजिए बेटा, स्टैंडिंग वेव अप्रगामी तरंग की टोटल एनर्जी, स्टैंडिंग वेव की टोटल एनर्जी, जो इंसिडेंट वेव है वो और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी टोटल ऊर्जाओं के 2 गुना होती है। ये बात नोट करके रखे। जो स्टैंडिंग वेव है, जो अप्रगामी तरंग का जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो इंसिडेंट वेव और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उनके टोटल से, नोट करना मेरी बात, 2 गुना होती है। 2 गुना क्यों? एक इंसिडेंट वेव है, एक रिफ्लेक्टेड वेव है, तो जो टोटल होगा उसके कंपैरिजन में जो स्टैंडिंग वेव है उसका 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा। अप्रगामी तरंग में, स्टैंडिंग वेव में निष्पंद यानी नोड पर माध्यम के कण विराम में होते हैं। ये मैं बता चुका हूं, ग्राफ में ये चीज मैं बता चुका हूं। ये आपका यहाँ पे क्या है, नोड, और ये यहाँ पे क्या आपका एंटी नोड। तो नोड पे पार्टिकल रेस्ट में होते हैं, ये नोड है, ये आपका नोड है, और ये बीच में क्या है बेटा, एंटी नोड, और एंटी नोड पे पार्टिकल मोशन करते हैं। ये नई बात नहीं है, ये चीज आपको पता है। अतः इनसे ऊर्जा पारगमित नहीं होती है। किससे बेटा? कौन रेस्ट में रहता है? निष्पंद यानी नोड, और ये जो नोड बन रहा है ये पार्टिकल रेस्ट में रहता है। ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर ये रेस्ट में रहता है तो क्या एनर्जी ट्रांसफर करेगा? कभी भी एनर्जी ट्रेवल नहीं होगा, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। अतः एक खंड की ऊर्जा उसी खंड में रह जाती है। मुद्दे वाली बात यही थी। यहां से यहां तक की ऊर्जा आई, यहां से यहां तक की ऊर्जा गई, लेकिन क्या ये ऊर्जा एनर्जी आगे जाएगी? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नोड आ गया है, नोड पे गांठ लग गई है ना, नोड पे आपने गांठ लगा दी है। समझ रहे हो बात आप? यानी यहां तक की ऊर्जा एक खंड के रूप में रह जाएगी, यहां तक की ऊर्जा यहां तक रह जाएगी, यहां तक रह जाएगी। टुकड़ों में इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी आगे वाले की अलग है, टुकड़ों के रूप में, खंडों के रूप में ऊर्जा आ जाएगी। ये बात आपको समझाने की कोशिश में कर रहा था। पहले से बता रहा हूं, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रेवल नहीं करता है, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रेवल करता है, स्टैंडिंग में नहीं करता, वो टुकड़ों में होता है, खंडों में होता है। एंटी नोड पे मोशन होता है, नोड पे नहीं, और नोड पे मोशन नहीं होता, इसीलिए वहां पे पार्टिकल रेस्ट में होते हैं, इसी वजह से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। जबकि ये ऊर्जा माध्यम के कण, मीडियम के पार्टिकल की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मध्य दोलने करती रहती है। लास्टिक काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी, उसके बीच में ही आगे पीछे होता रहता है, चेंज होती रहती है। लेकिन एक खंड में होती है, एक टुकड़े में होती है, आगे नहीं बढ़ती है। ये जो पैराग्राफ मैंने इधर लिखा है भाई, मैंने इसको फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, बताइए फटाफट से। फुल एक्सप्लेन कर दिया है मैंने इसको। यस, बहुत बढ़िया बेटा। हाउस द जोश, मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। यस, बहुत बढ़िया।
चलो आगे बढ़ता हूं, मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बेटा, ध्यान दीजिएगा। माध्यम कई भागों में विभक्त होता है। पहला खंड, पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये क्या कह रहा है कि जो मीडियम है वो कई हिस्सों में डिवाइड होता है। प्रत्येक भाग पूर्णतः ऊपर या नीचे कंपन करता है। मैं डायग्राम आपको बता चुका हूं पहले ही, मैं डायग्राम आपको बता चुका हूं। ये ऊपर फिर नीचे, ये ऊपर फिर नीचे, ये ऊपर और फिर नीचे, इस तरीके से प्रत्येक भाग पूर्णतः ऊपर या नीचे कंपन करता है। कुछ खास सवाल नहीं बन रहा इधर से, आगे आ जाओ। एक बहुत अहम सवाल जिससे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। एक भाग के प्रत्येक कण, इसका ये हिस्सा यहां से लेके यहां तक, आप मुझे बताओ ये हिस्सा यहां से लेके यहां तक, अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो क्या उसकी कला चेंज हो रही है? आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं। तो मैं बस वही पूछ रहा हूं, यही कहने की कोशिश हो रही है कि एक खंड, एक भाग, एक हिस्से में जो पार्टिकल है वो सेम फेज में, समान कला में वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। दो कर्मागत भागों के कणों में 180 का कलांतर हो जाता है। समझिए, मैं इसको घुमा देता हूं, देखिए ये लो, लेकिन ये मैंने इसको कलर चेंज करके करना चाहिए, मुझे ब्लैक वाला कलर ले रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए बेटा, ये बेटा ये आपका ऊपर की तरफ था पॉजिटिव में और यहां पे ब्लैक वाला नेगेटिव में आ गया। यानी बताओ दूसरे कर्मागत, दूसरे हिस्से में, दूसरे भाग में जाते ही फेज डिफरेंस कितना आ गया? 180 आ गया। जबकि यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक लेता हूं तो इसकी फेज धनात्मक है, यानी पॉजिटिव है। यानी यहां पर जितने भी पार्टिकल है उनकी कला सभी की सेम है। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे के दिमाग में आ जाए। 500 लाइक्स होने वाले हैं, जोश दिख जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तूफान में ताश का घर नहीं बनता। जो तूफान होते हैं उनमें ताशों के घर नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि वो उड़ जाया करते हैं। ठीक है, कितना ही उनको ढक के बैठ जाना, फिर भी वो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। तूफान में ताश का घर नहीं बनता। रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। अरे भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, इससे रोने से क्या होगा? लड़ना तो पड़ेगा आपको फिर से। ठीक है, दुनिया को जीतने का हौसला तो रख। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं हो सकता। एक हार गया तो वो फकीर बन गया, ऐसा कभी नहीं है। और एक बार जीत गया तो इसका मतलब वो सिकंदर बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समान कला में पहले वाले खंड में पॉजिटिव में सेम फेज में है, लेकिन अगर पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा मिला दिया तो भैया फिर 180 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये बहुत तगड़े सवाल बनने वाले हैं गुरुजी, बहुत तगड़े सवाल बनेंगे, नोट करके रखो अपने दिमाग में। एक एक सवाल पे बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए एक एक सवाल पे बात कर रहा हूं। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर आपका 7। पॉइंट नंबर आपका 7 देखिए, अप्रगामी तरंगों के अनुप्रयोग। बेटा एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडिंग वेव, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, यस। एक बच्चा कह रहा है सर आपने इसी से दिसंबर में करवाया था और फिर कितनी बार वही कराओगे? बेटा वहां पे मैंने एक ही क्लास करवाई थी आपको, वहां पे मैंने एक ही क्लास करवाई थी। और दूसरी बात, ये नोट्स उसके बाद में बहुत ज्यादा अपडेटेड है, आपने देखे ही नहीं होंगे। और अगर आपको इतना आता है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साउंड और वेव का नाम नहीं पता होगा कि साउंड और वेव क्या होती है। मैं तो 50 बार करवा चुका हूं इधर, लेकिन अभी भी आपकी हालत वही है, क्योंकि आप अभी भी कमेंट में ही हो, नहीं आता ना। प्रॉब्लम यही है बेटा, है ना। हम 50 बार पढ़ा देंगे ना, तब भी तो आप क्लास में आओगे, क्योंकि आपको नहीं आता है, आपको सीखना है, अभी समझना है। अगर आता तो यहाँ पे कमेंट करने के लिए नहीं बैठे होते, अभी वर्दी पहन के बैठे होते। ठीक है, यस। चलो आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है देखिए, अप्रगामी तरंगों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है तनी हुई डोरी में कंपन, वाइब्रेशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। अगर किसी वायर को हम खींच लेते हैं, तना के उसको रख दें, स्ट्रेच वायर है, स्टैंडिंग वेव के कंपैरिजन में अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका अप्रगामी तरंग होगा। तनी हुई डोरी में जो वाइब्रेशन है पार्टिकल का,
वही आपका स्टैंडिंग वेव है, पहला एप्लीकेशन इसका। इसकी बात हम आगे करेंगे बेटा। ऑर्गन पाइन ये पाइप है, ऑर्गन पाइप, चाहे वो क्लोज ऑर्गन पाइप हो या ओपन ऑर्गन पाइप हो, ये बात आगे याद रखिएगा, बहुत काम में आएगा। ये पॉइंट अपने नहीं है, फिलहाल आपका हटा दिया गया है। पहले तो ये चलता था पॉइंट, मैंने डाल दिया इसको, लेकिन फिलहाल इसको आपके रिमूव कर दिया गया, एनसीईआरटी में इसको नहीं रखा गया। तो मैंने रखा तो है ये बताने के लिए कि कल को कोई बच्चा कमेंट ना करे कि वो आपने नहीं बताया, लेकिन वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। अब एक अहम पॉइंट पे, एक अहम मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, और वहां से बढ़ेंगे बहुत सारे सवाल, वहां से बढ़ेंगे बहुत सारे सवाल जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यस, स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव का कंपैरिजन, और बहुत अहम होने वाला है। एक बार सभी बच्चे का जोश दिख जाए इस कंपैरिजन के लिए, सभी बच्चे का जोश दिख जाए इस कंपैरिजन के लिए बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, डीडी सर की एंट्री हो गई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव के कंपैरिजन की बात करें, तुलना की बात करें, ये प्रोग्रेसिव वेव है, ये स्टैंडिंग वेव है, और मैं कंपैरिजन आज की क्लास के शुरुआत से करवाता आ रहा हूं। अगर आप शुरू से क्लास में तो आपको पता होगा। सबसे पहला कंपैरिजन नोट करके रखना बेटा, दिल दिमाग में। सबसे पहला कंपैरिजन डेफिनेशन से ही होगा। प्रोग्रेसिव वेव बोले तो एनर्जी का ट्रांसफर, स्टैंडिंग वेव तो बोले तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। पहला कंपैरिजन आपके सामने, एनर्जी का ट्रांसफर होगा और इसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। ये पहला कंपैरिजन मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में छप जाए, जवाब मिल गया होगा। हाउस द जोश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो, पहला कंपैरिजन क्लियर है। दूसरे कंपैरिजन की ओर चलते हैं। दूसरा कंपैरिजन आपका क्या है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। सभी कण का आयाम समान रहता है। अगर अपन बात करें प्रोग्रेसिव वेव का, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है, एक फिक्स वैल्यू रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, समान रहता है। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत अहम बिंदु है। प्रोग्रेसिव वेव के पार्टिकल का आपका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा नियत होता है, निश्चित होता है, वो कभी बदलता नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यस। उसके बाद में अगर आगे अपन बात करते हैं, मैं अभी बता चुका हूं, नोड और एंटी नोड को डिटेल से डिस्कस किया है, एक एक सवाल बना के दिया मेरे सोल्जर को, शायद दिमाग में भी स्कैन हो गया होगा, याद करवाया क्लास के साथ साथ में। ठीक है, क्या लिखा मैंने, निष्पंद यानी नोड और एंटी नोड की बात किया मैंने। नोड और एंटी नोड के मध्य सभी कणों के आयाम भिन्न भिन्न होते हैं। एक बार डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार डायग्राम बना के मैं दिखा देता हूं। ये आपका नोड है, ये आपका यहाँ पे एंटी नोड है, ये आपका नोड है, ये यहाँ पे मान लीजिए एंटी नोड है, ये आपका नोड है, और यहाँ पे मान लीजिए एंटी नोड, और ये आपका नोड। आप मुझे बताइए, अगर स्टैंडिंग वेव की बात करते हो तो नोड से स्टार्ट होके एंटी नोड तक गए या एंटी नोड से नोड तक गए, लगातार इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था फिर घट रहा है। पहले ऊपर जा रहा था तो बढ़ रहा था, अधिकतम हो गया, फिर घट रहा है, फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा, फिर वापस घटेगा। तो प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बट स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। भैया कंपैरिजन नंबर 2 प्रत्येक बच्चे के दिमाग में आ जाना चाहिए, स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव का। बहुत मेहनत की जा रही इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड बेटा। ओके, ये देखिए सभी कणों का आयाम समान रहता है इसमें, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बात आप मान के चलिए, अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरा कंपैरिजन, तीसरा कंपैरिजन अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, तीसरा कंपैरिजन क्या है, तीसरा कंपैरिजन समझिए, आप ध्यान दीजिएगा। एक तरंग दैर्ध्य के भाग में सभी कण, एक तरंग दैर्ध्य के भाग में सभी कणों की कला भिन्न भिन्न होती है। मैं फिर बता चुका हूं, एक वेवलेंथ, अगर अपन एक वेवलेंथ ले रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव का, तो उसके ऑल पार्टिकल का फेज, उसकी कला, सबकी कला अलग अलग होगी इसके लिए, जबकि एम्पलीट्यूड सेम था लेकिन फेज डिफरेंट है। लेकिन अगर अपन बात करें प्रोग्रेसिव वेव के बाद में स्टैंडिंग वेव की, दिमाग में सवाल आ जाना चाहिए, आपका नोड और एंटी नोड के मध्य सभी पार्टिकल समान कला में होते हैं। फिर से डायग्राम बनाऊंगा, एक बार समझना जरा इसको ध्यान से, ऐसे फिर से डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका नोड है और ये आपका एंटी नोड है, ये नोड है,
ये आपका एंटी नोड है, ये नोड है। आप मुझे बताना जरा, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में ये आपका नोड और ये आपका एंटी नोड और ये फिर नोड, इस नोड से इस नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल है, ये जितने भी पार्टिकल है, क्या इनकी फेज पॉजिटिव है? यस। अगले नोड और अगले नोड के बीच में ये नेगेटिव आ सकता है, मैं उसको एग्री कर रहा हूं, लेकिन यहां तो पॉजिटिव है। तो दो लगातार आपके नोड अगर आ रहे हैं तो उसके बीच में आपका फेज क्या रहेगा? समान रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रत्येक पार्टिकल के लिए प्रोग्रेसिव वेव में कोई भी पार्टिकल या उसकी फेज, उसकी कला डिफरेंट होगी, लेकिन इसमें कला हाँ दो लगातार आने वाले नोड के बीच में सेम रहेगी। एक सवाल आप कर सकते हैं, सर एंटी नोड और नोड के बीच में भाई इसमें सेम है, लेकिन अगले नोड और अगले एंटी नोड के बीच में अलग आ जाएगा, वो ऊपर था ये नीचे आ गया, चेंज हो जाएगी। ये बात आपको समझने की जरूरत है, ठीक है बेटा? यस, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। चलो जी, तीसरा पॉइंट आपका क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 पे फोकस करते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान देते हैं। कोई बिंदु विराम में नहीं होता, कोई बिंदु विराम में नहीं होता, इसमें कोई पार्टिकल रेस्ट में नहीं होगा, पार्टिकल आपका मोशन करते रहेंगे। लेकिन 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 अगर बात करें नोड की, मैं फिर बता रहा हूं, फिर डायग्राम बनाऊंगा, ये आपका नोड है, ये पार्टिकल रेस्ट में है, ये नोड है, ये पार्टिकल रेस्ट में है, ये नोड है, पार्टिकल रेस्ट में है। बताओ, और इसीलिए इस स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रेवल नहीं करती, खंडों के रूप में ऊर्जा रहती है, यहां से यहां तक जाती है, लेकिन जैसे ही नोड आया एनर्जी ट्रांसफर रुक जाएगा। ये चीज मैं अभी आपको क्लियर करवा चुका हूं, अभी ये चीज मैं बता चुका हूं। निष्पंद पर कण का विराम में होता है, रेस्ट में रहता है, रुका रहता है। बताइए ये चीज क्लियर है प्रत्येक बच्चे की ये चीज क्लियर है बेटा? शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे। यस यस यस, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, ठीक है। यस, चलो फटाफट रिप्लाई करें और बता दें, अभी अगली क्लास आपके इंग्लिश की क्लास है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे, और शाम को 7 बजे आपका मॉक टेस्ट होता है। चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं आप, नेवी की तैयारी कर रहे हैं और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट आता है, चलो कोई नहीं है, शाम को मॉक टेस्ट में आके देख लेना। चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेवी की, फुल कॉन्सेप्ट के साथ में आपका मॉक टेस्ट लगाया है हमने शाम को 7 बजे, ठीक है। यस, अगला पॉइंट कंपैरिजन पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। और शाम को 8 बजे मैराथन क्लास मत भूल जाना, शाम को 8 बजे मैराथन क्लास, रिवीजन पार्ट 2। पार्ट 1 मिस किया, देख लेना जाके, रिकॉर्डेड है, पीडीएफ मैंने दे दिया है। पार्ट 2 आज शाम को 8 बजे है, और उस पार्ट 2 में मुझे आग चाहिए, 1500 प्लस बच्चे लाइव चाहिए, उसका भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। उस दिन एक बच्चे ने मतलब दिल छू लिया था कि सर पीडीएफ दे देना, मैंने कहा 1500 बच्चे चाहिए क्लास में, तो कहा चलो ठीक है 1500 बच्चे क्लास में आए, मैंने पीडीएफ दिया आपको, ठीक है। यस, 5वां बिंदु क्या है, सभी कण समान एक साथ माध्य स्थिति से नहीं गुजर सकते, ऑल पार्टिकल मेन पोजीशन से नहीं गुजर सकते। लेकिन अगर आप स्टैंडिंग वेव की बात करते हो तो ऑल पार्टिकल एक आपका जो मेन पोजीशन है, जो माध्य स्थिति है, वहां से गुजर सकते हैं। एक बड़ा कंपैरिजन है, लेकिन कोई सवाल बनाने की कोशिश नहीं है, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में कोई एक ऑप्शन आपको यहां से देखने को मिल सकता है। ये आपका कंपैरिजन हो गया स्टैंडिंग वेव का। हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे फटाफट। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार जबरदस्त क्लास रही है अपनी, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। शाम को 8 बजे मैराथन क्लास पार्ट 2 फुल फिजिक्स रिवीजन लगा रहे हैं, और इस तरीके का फिजिक्स का निचोड़ शॉर्ट में कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन बना के बेटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप तैयारी एनडीए की कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी नेवी की कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी एयरफोर्स की कर रहे हैं, मेरे साथ मिलके जो रिवीजन आप 2-3-4 घंटे में करोगे, वो रिवीजन आप उसका डबल करके टाइम लोगे तो भी आप खुद नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन बना के आपको तैयार करवाएंगे। आप जब खुद पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है बेटा, क्लियर है? शाबाश शाबाश शाबाश, हाउस द जोश, यस सर, शाबाश। ओके, तो चलिए फिर अभी मिलते हैं इंग्लिश वाली क्लास में, ठीक है। इंग्लिश की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है,
तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली इंग्लिश की क्लास, उसके बाद में मैं 2 बजे मिलता हूँ आपसे, ठीक है बेटा।